नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम अपनी ऑनलाइन वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता का अध्ययन करेंगे। हमने पिछले वीडियो में छायावाद की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया था। छायावाद के उद्भव, विकास और उनकी परिभाषाओं के बारे में हम अपना अध्ययन कर चुके हैं। छायावाद जो था वह हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कालों में उसे सम्मिलित किया जाता है। छायावाद में जहां एक ओर सौंदर्य है, रहस्य है, विरह है और वेदना की अनुभूति है, वहीं छायावाद में ही कुछ इस प्रकार की कविताएं भी हुई हैं जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत थी। देश प्रेम की भावना उनमें स्पष्टता दिखाई देती है। साथ ही आम लोगों को, भारतीयों को देश के प्रति जागरूक करने के लिए जो कार्य कवि कर सकते थे वह कार्य भी इस युग में स्पष्ट दिखाई देता है। देखिए, छायावाद जो था वह द्विवेदी युग के बाद का जो समय है उसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। लेकिन छायावाद में प्रकृति प्रेम, सौंदर्य और एक व्यक्ति की आत्मिक अनुभूति का, आध्यात्म के रूप में, रहस्य के रूप में आध्यात्मिक अनुभूति का बहुत ही सुंदर चित्रण हमें देखने को मिलता है। वहीं यही छायावाद में एक ऐसी काव्य धारा भी हमारे सामने आती है जो हमारे राष्ट्रीय जन जागरण से जुड़ी हुई थी। कारण क्या था? 1920 के आसपास भारतीय राजनीति जो है उसमें बहुत ही विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगे। असहयोग आंदोलन का होना, चोरी चोरा घटना का होना, साथ ही अंग्रेजों पर जो गांधी जी के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा था, जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया जा रहा था, वह संघर्ष बहुत हद तक सफल भी होता दिख रहा था। इस आंदोलन के लिए केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों के मनोबल की, उनके विश्वास की आवश्यकता थी। तो गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया, जो नेतृत्व अपने हाथों में लिया, उस नेतृत्व को उन्होंने बखूबी बहुत ही अच्छे प्रकार से उसका निर्वाह कर रहे थे। लेकिन साथ ही साहित्य में हम देखें तो जहां एक और सौंदर्य की धारा चल रही थी, वहीं कवियों ने इस परिस्थिति को देखते हुए अपने लोगों को अपने देश के प्रति, अपने अतीत के मूल्यों के प्रति जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। इसलिए इस छायावाद में ही हमें एक प्रकार की, एक विशेष प्रकार की काव्य धारा दिखाई देती है। वो कौन सी है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता या राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। 1920 से 35 तक का जो समय है अपना, छायावाद का समय 18 से 36, और इसके मध्य जो हमारी राष्ट्रीय राजनीति में जो हलचल हुई या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जितने भी संघर्ष हुए, वो प्राय विशेष रूप में इस अवधि में हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इस अवधि के आधार पर कवियों ने अपने कर्म को लगातार करते हुए एक प्रकार की एक ऐसी काव्यधारा यहां हमें दी है जो जिसे हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता या काव्यधारा के रूप से या नाम से जानते हैं। देखते हैं ये क्या थी। देखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता में कवियों ने यथार्थ सत्य के साथ साथ अहिंसा पर बल दिया। क्यों दिया? क्योंकि इस समय के जो ज्यादातर जो कवि थे वो गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उनके काव्य में गांधीवाद का प्रभाव हमें स्पष्टतः दिखाई देता है। और गांधी जी का मूल मंत्र था सत्य और अहिंसा। तो ये जो कवि थे वो सत्य और अहिंसा पर विशेष प्रभाव डाल रहे थे, विशेष जोर डाल रहे थे। ये सत्य अहिंसा इन तत्वों के आधार पर, दो चीजों के आधार पर यह प्रयास कर रहे थे कि लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति में के संघर्ष में अब जुट जाना चाहिए। तो इस युग पर गांधी जी का प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही कवियों ने लोगों से आत्मोत्सर्ग की भावना ग्रहण करने का अनुरोध किया कि हम देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को न्यौछावर करने की प्रवृत्ति अपने मन में, मस्तिष्क में उत्पन्न कर लें।
साथ ही हमें अपने राष्ट्र प्रेम का जो इतना महत्वपूर्ण जो ये संघर्ष चल रहा है, राष्ट्र प्रेम को आधार मानकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो ये संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में सभी का योगदान आवश्यक है। तो यहां गांधीवाद का प्रभाव हमें दिखाई देता है, साथ ही राष्ट्रीय संघर्ष में सभी को सम्मिलित होने का आह्वान कवि करते हैं। तो देखिए, अब हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रमुख कवियों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। फिर इसकी प्रवृत्ति के बारे में हम अध्ययन करते हैं कि इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही हैं। देखिए, सबसे पहले कवि आते हैं प्रमुख कवि में माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी माखनलाल चतुर्वेदी, इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम और आत्म बलिदान की भावना प्रमुख रूप से रही है। इन्होंने सामान्य जन को जागृत हो, राष्ट्र के कर्तव्यों के प्रति जागृत हो और उसमें अपनी भागीदारी करने के लिए आह्वान किया है। अब माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, इनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी इस काव्य धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में हैं और इनका उपनाम क्या है? एक भारतीय आत्मा। अर्थात इनके काव्य में राष्ट्र प्रेम का जो स्वर है वो बहुत ही कूट कूट कर भरा गया है और उस स्वर की व्याप्ति बहुत ही कह सकते हो आप स्पष्ट रूप में, विशद रूप में हमें दिखाई देती है। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं के बारे में देखें तो प्रभा, प्रताप, करमवीर पत्रों का संपादन किया है। देखिए, ये जो कवि थे, एक और काव्य के दृष्टि से, दूसरी ओर पत्रकारिता से भी ये जुड़े हुए थे। तो पत्र और अपने काव्य दोनों ही ओर से ये आम जन को जागृत करने का प्रयास कर रहे थे। तो इनका उपनाम क्या था? एक भारतीय आत्मा। इन्होंने कौन कौन से पत्रों का संपादन किया है? प्रभा, प्रताप और करमवीर जैसे पत्रों का इन्होंने संपादन किया है। इनकी रचनाएं देखते हैं। हिम तरंगिनी, हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी और हिम किरीटनी। देखिए, हिम तरंगिनी और हिम किरीटनी इनकी प्रधान काव्य रचनाएं हैं जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हैं। इनकी एक कविता है महत्वपूर्ण, कैदी और कोकिला, कि जिस समय दास्ता का समय है, अंग्रेजों की गुलामी में जो हमारे वीर सपूत हैं, जो निर्दोष थे, केवल उनका दोष यह था कि वो राष्ट्र के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता था और उनकी कितनी दयनीय स्थिति होती थी, इसके बारे में, उस दयनीय अवस्था के बारे में, उनकी मानसिक अवसाद की स्थिति के बारे में इन्होंने अपनी प्रधान कविता है एक कैदी और कोकिला में बहुत ही उस स्वर को बहुत ही मार्मिक रूप से अभिव्यक्त किया है कि जो कोकिला है वो क्या है? स्वतंत्रता का था, स्वतंत्रता का प्रतीक है कि भाई कि वो क्या गा रही है? जेल की दीवार पर बैठकर अपना स्वर उच्चारित कर रही है। और दूसरी ओर कौन थे? वो कैदी थे जो असहाय रूप में निर्दोष होकर भी सजा व्यतीत कर रहे थे। तो कैदी और कोकिला इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता क्या है? छायावाद की ही एक क्या है? काव्यधारा है। छायावाद में ही पाई जाने वाली क्या है? एक कविता है जो विशेष रूप से उस युग में गाई जाने वाली थी। और इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रमुख कवियों में पहले कवि हैं चतुर्वेदी जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हो गई? हिम तरंगिनी और हिम किरीटनी।
इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। महत्वपूर्ण कविता कौन सी है? कैदी और कोकिला, इनकी महत्वपूर्ण कविता है। कैदी और कोकिला इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। अब आगे देखते हैं अगले अपने कवि के बारे में कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अगले कवि कौन से हैं। देख लीजिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी उपनाम है एक भारतीय, आत्मा, प्रभा, प्रताप और करमवीर जैसे पत्रों का इन्होंने संपादन किया है। हिम तरंगिनी और हिम किरीटनी इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, और कैदी और कोकिला क्या है? इनकी प्रमुख कविता है जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। अगले कवि के रूप में के बारे में देखें, तो अगले कवि है अपने बालकृष्ण शर्मा नवीन। देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी जो हैं इस काव्य धारा में अपना पूरा योगदान देते हैं। जहां एक ओर उनकी कविताओं में राष्ट्र के स्वर हमें दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रणय की भावना भी उनकी कविताओं में हमें दिखाई देती है। तो प्रणय और राष्ट्र प्रेम का बहुत ही समन्वित रूप हम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कविताओं में देखते हैं। नवीन जी ने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत अपना जो काव्य लिखा है उसमें उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है कि अब सबको इस संघर्ष में एक साथ जुड़ना होगा, एक साथ चलना होगा, और स्वतंत्रता की इस वेदी पर हम सबका बलिदान, सबका जो बलिदान है वो अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि सबके इस प्रकार के सहयोग से ही आप स्वतंत्रता के संघर्ष को जीत सकते हैं। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन इस युग के अन्य कवि है। इनकी रचनाएं हैं ए पलक, क्वासी, रश्मि रेखा, ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। ए पलक, क्वासी और रश्मि रेखा इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अगले कवि के बारे में देखें तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की प्रमुख कवित्री हैं। इनका जो स्वर है उस स्वर में राष्ट्रप्रेम की भावना बहुत ही गहरे प्रभाव लिए हुए झलकती है। इनका हम महादेवी वर्मा के बारे में जो हमने परिचय किया था तो हमने पढ़ा था कि महादेवी वर्मा का जो परिचय था स्कूल में किससे हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान से। और चौहान सुभद्रा कुमारी ही ने ही महादेवी को काव्य रचना के लिए प्रेरित किया था। दूसरी ओर सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं इन्होंने अपनी काव्य का जो प्रमुख स्वर है वो राष्ट्र प्रेम ही रखा है। इन्होंने प्रणय, रहस्य, सौंदर्यवाद की ओर इतना ध्यान नहीं दिया। इनका जो प्रमुख स्वर है इनकी काव्य का, इनकी कविताओं का प्रमुख स्वर है वो कौन सा है? राष्ट्र प्रेम का है, देश प्रेम का है। देशभक्ति की भावना इनकी काव्य रचनाओं में बहुत ही स्पष्ट देखी जा सकती है। इनकी काव्य कृतियों के बारे में देखें तो इनकी काव्य कृतियां हैं त्रिधारा, मुकुल, इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और इनकी प्रसिद्ध कविता है जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, इनकी एकमात्र कविता ने इनको इतना चर्चित कर दिया कि आम जन था जो जब कविताएं पढ़ता था, देशभक्ति की कविताएं पढ़ता था, तो इस कविता का उदाहरण दिया जाता था। झांसी की रानी कविता लिखकर अमर होने वाली कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने सदैव अपने काव्य कृतियों में देश प्रेम को ही अपना उच्च स्वर बनाए रखा, प्रधान स्वर बनाए रखा।
महादेवी जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिधारा और मुकुल इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। और महत्वपूर्ण कविता कौन सी है इनकी? बहुत ही चर्चित झांसी की रानी इनकी महत्वपूर्ण कविता है। आगे देखते हैं अगले कवियों में, देख लीजिए बालकृष्ण शर्मा नवीन, कौन कौन सी काव्य रचनाएं इनकी? ए पलक, क्वासी और रश्मि रेखा। सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? त्रिधारा और मुकुल। प्रसिद्ध कविता कौन सी है इनकी? झांसी की रानी। अगले कवियों के बारे में देखें कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अगले कवि कौन कौन से हैं। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। देखिए राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। त्रिपाठी जी ने जहां राष्ट्र प्रेम पर आधारित कविताएं लिखी हैं, जिसमें पथिक, मानसी, मिलन इनकी कविताएं हैं, जिसमें ये संदेश देते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने राष्ट्र प्रेम से, अपने राष्ट्र के कर्तव्यों से विमुख होकर सन्यासी बनने जाता है, तो वो संदेश देना चाहते हैं कि अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को भूलकर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन सफल नहीं कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को आवश्यक है कि वह क्या करे? राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखे, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में, उनका निर्वाह करने में कभी अपने मार्ग से नहीं हटे। तो इस प्रकार का संदेश देने वाले कवि कौन से हैं? राम नरेश त्रिपाठी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं इस काव्य धारा के। इनका एक और महत्वपूर्ण कार्य रहा है, क्षेत्रीय भाषाओं के लोकगीतों का संग्रह करना इनका अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इनकी रचनाओं में देखें हम, मिलन, पथिक, मानसी इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, जिनके कारण इनको अत्यंत प्रसिद्धि मिली। और इन्होंने लोकगीतों का क्या किया है? संग्रह किया है। लोकगीतों का संग्रह भी किया है। तो इनकी प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? मिलन, पथिक और मानसी। और क्या किया इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? लोकगीतों का संग्रह करना, जगह जगह जाना, छोटी छोटी जगह पर जाना, गांव ढाणियों में जाकर अलग अलग क्षेत्रों के लोकगीतों का संग्रह करना इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है। अब ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि थे, जिनके बारे में हमने आज अध्ययन प्राप्त किया है। अब आगे ये प्रमुख कवि हैं, अन्य कुछ कवि और हैं जिनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। साथ ही अब एक और काव्य धारा रहती है हमारी, इसके अंतर्गत एक और काव्य धारा पाई जाती है, वो है हलाबाद, जिसे हम कहते हैं प्रेम और मस्ती का काव्य। छायावाद तो स्वयं एक काल है, एक युग है, काव्य धारा है। इसके अंतर्गत एक कविता तो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, एक कविता और कौन सी पाई जाती है? हलावाद की, जिसे हम कहते हैं प्रेम और मस्ती का काव्य। अब अगले वीडियो में हम पहले तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं क्या रही हैं। उसके बाद हलावाद के बारे में हम अध्ययन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।